नमस्कार। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में संगठनों के अलग अलग नेताओं के ऐसे ऐसे रंग, ऐसे ऐसे पॉलिटिकल कलर्स देखने को मिल रहे हैं कि हर कोई हैरान है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी की जरूरत के कसीदे गढ़े जा रहे हैं, जिस तरीके से डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बातें की जा रही है, उससे हर कोई हैरान है कि ये वही जम्मू कश्मीर है जिसमें अब तक पिछले 7 दशकों से अलगाववाद और आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता रहा। आज स्थिति यह है कि चाहे कश्मीर केंद्रित पॉलिटिकल पार्टीज हों या फिर जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर जैसे अलगाववादी आतंकी संगठन, हर कोई डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात कर रहा है, चुनावों की बात कर रहा है। खासतौर पर जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से सुर बदले हैं वो सबको हैरान करने वाला है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। दरअसल असेंबली चुनाव की घोषणा हुई और तो यूएपीए के तहत जो प्रतिबंधित संगठन है जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर, उसके जो पूर्व सदस्य हैं, उसके जो समर्थक हैं, उन्होंने भी घोषणा करना शुरू कर दिया कि वो भी इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे। और ऐसा हुआ भी। पहले चरण के लिए जो नॉमिनेशन हुए हैं उसमें आधा दर्जन करीब ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि या तो सीधे जमाते इस्लामी के पूर्व सदस्य हैं या फिर उनको जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर के लोग जो है अंदर खाने से उनको चुपके से समर्थन कर रहे हैं। उनमें एक बड़ा नाम था जैनपुरा से सर्जन बरकती का। सर्जन बरकती एक जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर का जाना माना नाम है, इन दिनों जेल में है। एक टेरर फंडिंग केस के चलते जेल में है, लेकिन उनकी बेटी सुगरा बरकती ने उनका नॉमिनेशन फाइल किया जैनपुरा विधानसभा सीट से। लेकिन जब नॉमिनेशन चेक किया गया तो उसमें औथ सर्टिफिकेट ना होने के चलते सर्जन बरकती का जो नॉमिनेशन है वो रद्द कर दिया गया है। इसके बाद ऐसी हलचल कश्मीर में मची है कि हर कोई परेशान है कि सर्जन बरकती को चुनाव लड़ने देना चाहिए था। यही तो डेमोक्रेसी है, यही तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं। पीडीपी ने जबरदस्त, एक पीडीपी की चीफ जो है महबूबा मुफ्ती, वो एक ट्वीट करती है और सर्जन बरकती के क्यों नॉमिनेशन रद्द किया गया वो इसमें वो कहती है कि वो वजह सबके सामने लाई जानी चाहिए। डेमोक्रेसी आफ्टर ऑल इज अ बैटल ऑफ आइडियाज। एवरीवन शुड बी गिवन चांस टू पार्टिसिपेट इन, एवरीवन, चाहे वो आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति भी क्यों ना हो। बहरहाल सर्जन बरकती के बारे में आपको बताऊं कि सर्जन बरकती वो आदमी है जो कि जम्मू कश्मीर के, खासतौर पर साउथ कश्मीर के शोपियां कुलगाम जिले में आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने का एक बड़ा चेहरा है। खासतौर पर 2016 में बुरहान वानी की एनकाउंटर के बाद जो हिंसक प्रदर्शन जम्मू कश्मीर में हुए थे, खासतौर पर साउथ कश्मीर में, उसमें शोपियां और कुलगाम जिले में जो हिंसक प्रदर्शनों को आगे बढ़ावा देने के लिए उनको लीड करने वाले थे वो थे सर्जन बरकती। यही वजह है कि अक्टूबर 2020 में महबूबा मुफ्ती सरकार ने ही सर्जन बरकती को गिरफ्तार किया था, अक्टूबर 2016 में। और अक्टूबर 2020 में जब आर्टिकल 370 हट चुका था, जब जमाते इस्लामी पर बैन भी लग चुका था, तब उनकी रिहाई हुई थी। लेकिन टेरर फंडिंग केस में सर्जन बरकती को फिर से गिरफ्तार किया जा चुका है। इस वक्त तो जेल में है, आतंकी उनकी बीबी भी जेल में है। लेकिन पीडीपी आज कह रही है कि सॉरी टू हियर अबाउट द रिजेक्शन ऑफ असेंबली नॉमिनेशन फॉर्म ऑफ सर्जन बरकती। सॉरी फील कर रही पीडीपी। इसके अलावा चाहे वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां बड़े अपने जो कहीं ना कहीं ये जाहिर कर रही हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इन सर्जन बरकती को भी होना चाहिए। तो ये एक बड़ा नाम था। इसके अलावा भी तलत मजीज, एक फॉर्मर मेंबर है जमात के, उसने भी पुलवामा कॉन्स्टिट्यूएंसी से फाइल किया है। सायर अहमद रेशी हैं जिसने कुलगाम से फाइल किया है। इसके अलावा उमर हामिद हैं जैनपुरा से। जब इनका सर्जन बरकती का नॉमिनेशन फाइल कैंसिल कर दिया गया तो अब वो जमात जो है जैनपुरा से उमर खालिद को समर्थन दे रही है। तो ये स्थिति जमाते इस्लामी की है। जमाते इस्लामी अब कह रहे हैं कि देखिए डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा वो 1989-87 से पहले हमेशा से रहे हैं।
आखिर क्या बदला है कि जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर के जैसे संगठन, जो कि प्रतिबंधित संगठन है, वो अब ये कह रहे हैं कि अब चुनाव में वो उतरेंगे। उनको क्यों चुनाव से, डेमोक्रेटिक वैल्यू से इतना प्यार रहा है, ये समझने के लिए हमें जमात इस्लामी के पूरे इतिहास को समझना पड़ेगा। आजादी के समय जमात इस्लामी जो है वो देश भर के जमात इस्लामी का एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1947 में जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर के जो लीडर्स थे वो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मिलाने की साजिश में मिले हुए थे और उन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी तरह जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मिलाया जाए। और जो संघर्ष उस वक्त हिंसक संघर्ष हुआ था उसमें जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर के जो लीडर्स थे वो पाकिस्तान के साथ थे, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए। बहुत सारे पाकिस्तान में चले गए, लेकिन जो लीडर्स यहां बचे थे उन्होंने अपनी साजिशों को एक लगाम नहीं लगाई, बल्कि एक संगठन बनाकर अपनी साजिशों को लगातार चालू रखा। आखिरकार जमात इस्लामी हिंद जो था, जो पाकिस्तान के बंटवारे के बाद यहां पर जमात इस्लामी जो बचा था, उसने अपने आप को 1952 में जम्मू कश्मीर के लीडर से अलग कर लिया। उसके बाद 1953 में यही जमात इस्लामी के लीडर्स थे, उन्होंने जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर के नाम से एक अलग संगठन बनाया, अलग गोल खड़े किए और उसके बाद से लगातार जम्मू कश्मीर में वो नई पहचान और नए मोटिव के साथ, मोटिव क्या था? मोटिव था कि जम्मू कश्मीर को आजाद कराया जाए। जम्मू कश्मीर में अलगाववादी सोच को लगातार बढ़ा देने का काम तब से 1953 से जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर के संगठन ने किया। इस जो संगठन में जो सबसे ज्यादा जो अक्सरियत के लोग थे वो थे सो कॉल्ड जम्मू कश्मीर के सूफी सुन्नी चिश्ती परंपरा के लोग। सूफी यानी सूफियाना, जो अपने इस्लाम बॉलीवुड में देखा हुआ कि इस तरीके से बॉलीवुड ने एक ऐसा प्रपंच रचा है कि मानो जो पूरी इंसानियत का ठेका पूरी दुनिया में है, जो मोहब्बत का ठेका जो है, वो जो नदियां बह रही हैं भारत में, वो उसके पीछे सूफी गाने बजाने वाला जो चिश्ती परंपरा है वो है। अगर आप जम्मू कश्मीर के मामले में इसी परंपरा के बर्बर इतिहास को पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आईएएस के पीछे की आइडियोलॉजी भी आपको एक झटके में समझ में आ जाएगी। जो जो कारनामे इस सूफी चिश्ती परंपरा के लोगों ने जम्मू कश्मीर में किए हैं, आज से नहीं 14वीं सेंचुरी से, तो यही सूफी चिश्ती परंपरा के लोग जम्मू कश्मीर में इस संगठन के पीछे थे। बहरहाल 1950 के दशक में वो उनकी शुरुआत होती है और उसके बाद जो इस्लामिक कट्टरपंथ और पाकिस्तान परस्त अलगाववाद की आग जो अगले कई दशकों तक भड़का के रखी, वो जमात इस्लामी ने एक जबरदस्त काम किया और इस एक ऐसा इकोसिस्टम को क्रिएट किया जो सीधी से सत्ता में तो नहीं था, लेकिन उनकी एक पैरेलल सत्ता उन्होंने खड़ी कर दी। और उस सत्ता को खड़े करने में उन्होंने एक ऐसा मदरसों का, स्कूलों का, कोचिंग क्लासेस का एक ऐसा नेटवर्क खड़ा किया कि जिसके जरिए वो शुरुआत में ही बच्चों के जरिए एक कट्टरपंथ और अलगाववाद की सोच को वो आगे बढ़ाते रहे। 1970 के दशक तक आते आते जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर का एक जलवा पूरे जम्मू कश्मीर में, एक नेटवर्क ऐसा था कि वो उनकी एक पैरेलल गवर्नमेंट चला करती थी। और उनके कट्टरपंथ का आलम यह था कि शेख अब्दुल्ला जैसे नेता भी जमात को सेक्युलर नजर आते थे और वो उनको कश्मीर के नेतृत्व के लिए, जम्मू कश्मीर के नेतृत्व के लिए, खासतौर पर इस्लामिक आबादी के नेतृत्व के लिए काबिल कतई नहीं समझते थे और हमेशा उनको ये कहते थे कि ये जम्मू कश्मीर की आजादी में रोड़ा है। और हमेशा एक अलग तंत्र उन्होंने, जैसे मैंने कहा कि एक अलग आतंकी अलगाववादी तंत्र को पोसने का काम जमात का अगले कई दशकों में रहा। नतीजा यह रहा कि लेकिन उससे कोई खास फायदा उनको नहीं मिला। अंततः 1971 के जनरल इलेक्शन में पहली बार जमात इस्लामी ने जो आम चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हुए, उसमें अपने उम्मीदवार को उतारा, लेकिन उसमें कोई खास प्रदर्शन वो नहीं कर पाए। उसके बाद हालांकि यहां पर यह देखना दिलचस्प है कि जो जमात इस्लामी है वो इतनी कट्टरपंथी थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसे, जो उस वक्त पीडीपी नहीं थी लेकिन जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी थी, वो भी उससे बचकर रहते थे। हमेशा जो चुनावी प्रक्रिया है उसको वो हराम कहते रहे। भारत के संविधान को कभी नहीं माना, भारत के संविधानों को हमेशा उसका विरोध किया। और जम्मू कश्मीर में खासतौर पर चुनावी प्रक्रिया को वो कहते थे कि दरअसल ये तो भारत सरकार के रचा गया एक छलावा है जो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की आजादी में
रोड़े अटका रहा है। इसलिए जम्मू कश्मीर में चुनाव हराम है। इसके बावजूद भी सत्ता किसको नहीं चाहिए? असली सत्ता। 1971 में उन्होंने चुनाव लड़ा, आम चुनाव, उसमें कुछ नहीं हुआ। और 1972 में उन्होंने जब विधानसभा चुनाव हुए तो उसमें जमात इस्लामी ने अपने उम्मीदवार उतारे। 1971 में तो उन्होंने कहा कि रिगिंग हुई, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाए। तो 1972 में असेंबली इलेक्शन में उन्होंने उम्मीदवार उतारे। सभी सीटों पर तो उम्मीदवार नहीं उतार पाए, लेकिन 22 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और उसमें 5 पर वो जीते। जमात ने इसके बाद जो असेंबली का इस्तेमाल किया, वहां से उनको एक लार्जर ऑडियंस मिली और लार्जर ऑडियंस तक उन्होंने अपनी अलगाववादी साजिशों को पहुंचाया और अपनी आवाज को कहीं ना कहीं पाकिस्तान परस्त आवाजों के साथ मिलाकर पूरी दुनिया में एक नया अलगाववादी एजेंडा खड़ा करने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद 1975 में इंदिरा अब्दुल्ला समझौता हुआ, अब्दुल्ला जेल से बाहर आए और अब्दुल्ला सीएम बना दिए गए कांग्रेस के समर्थन से। उसके बाद 1977 में चुनाव लड़े और चुनाव में जमात की फिर से जमानत जब्त हुई, सिर्फ एक सीट जीत पाई। इसके बाद 1979 में जमात की कट्टरपंथी सोच के खिलाफ, साजिशों के खिलाफ कश्मीर का ही युवा उठ खड़ा हुआ और उन्होंने जमात के दफ्तरों में एक जबरदस्त प्रदर्शन हुए, जिसमें जमात के ऑफिसेज को, प्रॉपर्टीज को उनमें तोड़फोड़ की गई, उनके लीडर्स को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया और कहीं ना कहीं जो जमात का जो तंत्र खड़ा हुआ था उसको खत्म करने की एक ये कहें कि पूरी तरह से कोशिश तो नहीं, लेकिन एक कोशिश जरूर जम्मू कश्मीर के युवाओं ने की थी। लेकिन उसके बाद जमात बनी रही और 1983 में 26 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई। तंत्र था, सब कुछ था, लेकिन उनकी जो कट्टरपंथी अलगाववादी सोच थी, जो कि कहीं ना कहीं उस वक्त JKLF की आतंकी सोच से मेल खा रही थी, वो जम्मू कश्मीर के युवाओं को कहीं ना कहीं खटक रही थी। 1987 में जमात ने दूसरे कट्टरपंथी संगठनों के साथ मिल एक अलायंस किया और अलायंस का नाम दिया मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट और इसके बैनर तले उन्होंने चुनाव लड़ा, नारा दिया कि जम्मू कश्मीर में इस्लाम और सुन्नत का रूल स्थापित किया जाएगा। लेकिन जैसा कि आरोप लगता है कि इसमें धांधली हुई और फ्रंट ने 4 सीटें जीती। इसमें जमात के सैयद अली शाह गिलानी सोपोर से जीते थे। सैयद अली शाह गिलानी हम सब जानते हैं किस तरीके से उसके बाद वो अगले 3 दशकों तक जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने के मुख्य चेहरा सैयद अली शाह गिलानी रहे। लेकिन 1989 में JKLF और दूसरे आतंकी खासतौर पर पाकिस्तान पर दूसरे संगठनों ने एक ऐसी लहर आतंकवाद की जम्मू कश्मीर में शुरू की और उसके बाद कश्मीरी हिंदुओं को निशाना बनाया गया। उसके बाद हम सब जानते हैं कि किस तरीके से यही जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर भी जब तक चुनाव का सारा लेते वो सीधे सीधे आतंकी संगठनों के साथ खड़ी हो जाती है और ना सिर्फ खड़ी होती है बल्कि अपने तंत्र का पूरा इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए अगले 3 दशकों तक वो जम्मू कश्मीर में करती है। हिजबुल मुजाहिदीन संगठन हो, लश्कर तैयबा हो और कई दूसरे जो संगठन है, उनको चाहे वो फंडिंग करने का काम हो, उनको आतंकी युवाओं को भड़काकर आतंकी सप्लाई करने का काम हो, जिसको ट्रेनिंग के लिए LOC पार करके वापस पाकिस्तान की तरफ भेजा जाता, पाकिस्तान में ट्रेन लेके LOC पार करके वो इधर आते। ये सब काम में जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर के लोग पूरी तरह से सक्रिय रहे और मदरसे जो है उनका एक दूसरा फलय है ट्रस्ट के नाम से, मदरसे वो चला रहे थे, कोचिंग सेंटर्स तक चला रहे थे, IAS कोचिंग तक दे रहे थे। तो हर तरीके का, चाहे वो आतंकी संगठनों का काम को हथियार मुहैया कराने के लिए फंडिंग का काम हो और चाहे वो सरकारी नौकरियों में उनके जो सदस्य थे वो किस तरीके से हर तरीके से मदद के लिए एक ऐसा तंत्र जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर में खड़ा किया था। आखिरकार जब पुलवामा हमला 2019 में, फरवरी 2019 में हुआ, तब हर सरकार को तय किया कि इस तंत्र को, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को खड़ा करना है तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर को पर काबू पाना होगा। लिहाजा उस पर इमीडिएट 5 साल के लिए UAPA के तहत बैन लगाया गया और ना सिर्फ बैन लगाया गया बल्कि 300 से ज्यादा लीडर्स थे। बैन लगाने से पहले उन लीडर्स को डिटेन किया गया, उनको जेलों में डाला गया और उसके बाद बैन लगाया गया और फिर इस तंत्र को, इस पर लगातार अलग अलग एजेंसियों की रेड हुई, वो फंडिंग के जो अलग अलग पूरा तंत्र है उसको समझने की कोशिश हुई और 40 से ज्यादा केस फिलहाल ऐसे हैं जो कि
इस जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर के ऊपर चल रहे हैं, जिसमें एनआईए की भी कई केसेस हैं जो कि टेरर फंडिंग का काम कर रहे हैं। जो नोटिफिकेशन जम्मू कश्मीर ने जो बैनिंग करते वक्त लगाया गया था, उसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि किस तरीके से जो एक्टिविटीज, सबवर्जिव एक्टिविटीज हैं, वो उसमें जम्मू कश्मीर का जमात इस्लामी शामिल था। कहीं ना कहीं एक इस्लामिक स्टेट को अलग कार्व आउट करने की, एक अलग इस्लामिक स्टेट स्थापित करने की साजिश में ये जमात इस्लामी शामिल था। और इस जमात इस्लामी को डायरेक्शन सीधे सीधे पाकिस्तान से आ रही थी, और उसमें चाहे वो हिजबुल मुजाहिदीन जैसा संगठन हो, और चाहे वो पाकिस्तान में जो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन तमाम टेररिस्ट आउटफिट की यूनाइटेड जिहाद काउंसिल, उसमें सीधे सीधे वो शामिल थे। बहरहाल भारत सरकार जागी, और मैंने जैसे कहा कि यूएपीए के तहत बैन लगाया गया, उनके 300 से ज्यादा लीडर्स को गिरफ्तार किया गया, डिटेन किया गया। तब जाकर कहीं जो तंत्र है वो इतना कमजोर आज हो चुका है कि अब उनको सीधे सीधे सिर्फ और सिर्फ चुनावी, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए चुनावी एक सहारा नजर आ रहा है। पाकिस्तान आज अपनी सबसे बुरी स्थिति में है। उनको समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान से कोई मदद नहीं मिलने वाली। भारत में सरकार मजबूती से क्रश करने में लगी हुई आतंकी तंत्र को। तो यही वजह है कि आज जमात इस्लामी की जो अब तक चुनावों को हराम, एंटी जम्मू कश्मीर साबित करते रहे थे, वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। बहरहाल फरवरी 2024 में बैन को दोबारा 5 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है। जैसा मैंने कहा कि 47 से ज्यादा केस है जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर पर, और एनआईए के भी कई सारे केसेस हैं जो कि टेरर फंडिंग को प्रमोट करने के लिए, वायलेंट और दूसरी एक्टिविटीज के लिए एनआईए के केसेस चल रहे हैं। एनआईए की चार्जशीट बताती है कि किस तरीके से ये लोग टेररिस्ट जो एक्टिविटीज है उसमें सक्रिय थे, चाहे वो हिजबुल मुजाहिदीन का संगठन हो, चाहे वो लश्कर तैयबा का हो। आज वो नाम बदलकर सक्रिय है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं वो सक्रिय जरूर है। बहरहाल जैसे मैंने कहा कि चुनाव आए हैं तो एक नए कलर्स देखने को मिल रहे हैं, और खासतौर पर हर कोई हैरान जमात इस्लामी के कलर्स को देखकर कि आखिर क्या बदला है। यही वजह है कि हाल ही में एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में उमर अब्दुल्ला ने भी तंज कसते हुए कहा है कि बड़ा दिलचस्प है, वो तो चाहते थे कि वो उसी नाम के साथ चुनाव मैदान में उतरे, और अब किस मुंह से वो चुनाव मैदान में वोट मांग रहे हैं जिसको वो अब तक पिछले कई दशकों तक हराम कहते आए हैं। बहरहाल इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बदला क्या है। बदला ये है कि आतंकी अब अपनी पहचान छिपा रहे हैं और भारत की डेमोक्रेटिक वैल्यूज के गुण गा रहे हैं। यहां तक कि कई जो नेता है जमात इस्लामी के, मोदी के नाम के गुण गा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी के राज में बहुत कुछ बदला है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। ये समझना भी जरूरी है। बहरहाल नमस्कार, जय हिंद।